नमस्ते मित्रों, मैं हूँ वैद्य जनिशा। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारा खान पान, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो हमारे देश में 3 मौसम है, जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम। सर्दी का मौसम आने की शुरुआत में ही हम ऊनी कपड़े या तो फिर स्वेटर्स निकाल देते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें। और गर्मी के मौसम में धूप से बचने के लिए हम सूती कपड़े या तो फिर कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम छाता या तो फिर रेनकोट निकाल लेते हैं। जैसे इस तरह कपड़ों में बदलाव आता है, उसी तरह आपके आहार में बदलाव आता है क्या? या फिर आप एक ही तरह का आहार हर एक मौसम में लेते हैं? अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं रहती है, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुओं के 2 अयन बताए गए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण यानी कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुओं में सूर्य की जो गति है वो उत्तर की ओर रहती है। सूर्य जो है वो उत्तर मार्ग में चलता है, इसलिए उसे उत्तरायण बोला जाता है। इस ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं वो उष्ण और रुक्ष रहती है, तो साथ में जो बहने वाली हवाएं हैं वो भी उष्ण हो जाती है। तो इससे पृथ्वी की जो शीतलता है, सौम्यता है, पृथ्वी का जो गीलापन है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो साथ में प्राणियों का बल भी कम हो जाता है। इसके बाद आती है वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। इसको दक्षिणायन बोलते हैं। दक्षिणायन में क्या होता है कि ये काल जो है वो सौम्य होता है। इसमें चंद्रमा है वो अधिक बलवान रहता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षीण होती जाती है। सूर्य का जो बल है वो कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है कि सौम्यता के कारण प्राणियों का बल भी उत्तम होता है। और इस ऋतु में चारों ओर बादल होने के कारण, बारिश के कारण पृथ्वी की जो शीतलता है वो बनी रहती है। पृथ्वी का जो संताप है वो नष्ट हो जाता है। तो इस ऋतु में प्राणियों का बल भी उत्तम रहता है। ये जो ऋतुएं रहती हैं उनकी भी दोषों पे असर रहती है। जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर में कफ का संचय होता है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो कफ के रोगों से बचने के लिए हमें वसंत ऋतु में वमन कर्म करवाना है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके वमन कर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होने लगता है और वर्षा ऋतु आते ही वात का प्रकोप होता है। तो वात के रोगों से बचने के लिए हमें बस्ती कर्म करवाना चाहिए। और जैसे ही वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और शरद ऋतु आते ही पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त के रोगों से बचने के लिए हमें शरद ऋतु में विरेचन कर्म करवाना है। तो ये सब पंचकर्म आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। अब हम आगे हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे। हेमंत ऋतु में हमें क्या क्या आहार विहार लेना है, हमें डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो हेमंत ऋतु में चंद्रमा जो है वो अपने सौम्य गुणों से अधिक बलवान है, यानी प्राणियों का जो बल है वो उत्तम रहता है और सूर्य की जो शक्ति है वो कम रहती है। प्राणियों का बल अधिक होने के कारण इस ऋतु में हमें सुबह उठ के योगासन, प्राणायाम, व्यायाम ये सब करना चाहिए। सुबह की धूप का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में जो त्वचा है उसमें रूखापन बना रहता है, तो इस रूखेपन को दूर करने के लिए हमें हर रोज़ मालिश करनी है, अभ्यंग करना है। इसके बाद जो या तो फिर चने के आटे से उपटन लगा के गुनगुने गर्म पानी से स्नान करना है। अब आगे हम देखेंगे कि हमारी जठराग्नि पे इस ऋतु का क्या असर रहता है। इस ऋतु में हमारी जो जठराग्नि है वो
अधिक बलवान रहती है, क्योंकि बाहरी शीतलता के कारण हमारी जो रोमकूप है वो बंद हो जाती है, इसलिए हमारी जठराग्नि जो है वो अधिक बलवान रहती है। तो इस ऋतु में हमने खाया हुआ अन्न है वो आसानी से पच जाता है, हमारा जो पाचन है वो अच्छा रहता है। अगर इस ऋतु में हमारे शरीर को आहार रूपी ईंधन ना मिले तो जो जठराग्नि है वो हमारी धातुएं, रसादी धातुओं को पचाने लगती है। जठराग्नि अच्छी होने के कारण इस ऋतु में हमारा जो खाना है वो घी तेल से बना हुआ यानी कि स्निग्ध, पौष्टिक और गर्म होना चाहिए। इसलिए हमें इस ऋतु में गुड़ से बने पदार्थ, गन्ने का रस, गेहूं की रोटी, उड़द की दाल, नए चावल, ये सभी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या में क्या करना है। शिशिर ऋतु में जो ठंड का प्रमाण है वो हेमंत ऋतु से अधिक रहता है, तो इस ऋतु में भी हमें हेमंत ऋतुचर्या का भी पालन करना है। और इसके अलावा ठंड ज़्यादा होने के कारण त्वचा में रूखापन बना रहता है, तो इस ऋतु में हमें नित्य ही अभ्यंग करना है, क्योंकि अभ्यंग करने से जो हमारी त्वचा की नमी है वो बनी रहती है और जो रूखापन है वो कम होता है।